हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस 10 मिनट्स डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे टैक्स प्लानिंग के पार्ट 4 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टैक्स सेविंग्स इटसेल्फ। सो आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द टैक्स सेविंग। सो देखिए, सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो ऑफर करता है अलग अलग तरह के टैक्स सेविंग ऑप्शंस विद मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ अप टू रुपीज़ 1.5 लाख पर ईयर इटसेल्फ। सो कहाँ पे आप लोग जो है वो इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से आप लोग 80C के अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स सेविंग के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पीपीएफ के अंदर, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स के अंदर, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के अंदर, पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग स्कीम्स के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर, सुकन्या समृद्धि स्कीम, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स एंड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। सो दीज आर द डिडक्शंस जिनको आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन 80CC के बारे में। सो देखिए, सेक्शन 80CCC allows deductions for annuity pension plans, but the pension received from the plan is taxable itself. This deduction is part of overall section 80C limit which is rupees 1.5 lakh. Next is section 80CCD clause 1 allows deduction for contribution to the national pension scheme. अब this deduction is lesser of the 10% of the salary or 10% of the total income for employees and a maximum of rupees 1.5 lakh rupees. Next is section 80CCD clause 1B provides an additional deduction of rupees 50,000 फॉर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस एंड अटल पेंशन योजना। इनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर पढ़ा था, अटल पेंशन योजना के बारे में। मूविंग अहेड, अब देखिए 80D के अंदर जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया जा मेडिकल इंश्योरेंस के थ्रू डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। 80EE एंड 24 इंटरेस्ट पेमेंट ऑन होम एंड 80EE इज एजुकेशन लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है एक इंडिविजुअल के द्वारा, उसके अंदर भी डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है अंडर 80E इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एस्टेट प्लानिंग के बारे में। सो एस्टेट प्लानिंग क्या होती है, देखिए, क्रिएटिंग अ लीगली वैलिड विल इज एसेंशियल फॉर अ स्मूदर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू वंस फैमिली। मतलब जब भी एक इंडिविजुअल के सक्सेसर्स को उसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है या फिर उसके जो एसेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र करना होता है तो एक लीगली वैलिड विल को बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, सो दैट किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट से जो है वो बचा जा सके। वाइल ऑल्सो ऑफरिंग इनकम टैक्स एडवांटेज, इसके अलावा कुछ इनकम टैक्स की एडवांटेजेस भी यहाँ से जो है वो ली जा सकती हैं। सो टू बी अ वैलिड द विल शुड एडहेयर टू द लॉज ऑफ द कंट्री वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड as well as the testator's domicile country and the state as well. Next is for Hindus, Buddhist, Jain and Sikhs, the will must follow the Hindu Wills Act 1870 along with the Indian Succession Amendment Act 1926 itself. Next is the will must be in writing, signed by a testator or someone directed by them in their presence and attested by at least 2 witnesses. Next is there is no specific form प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ विल बाय द लॉ। अब लॉ के द्वारा कोई भी स्पेसिफिक फॉर्म जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है इस विल के लिए। एन एग्जीक्यूटर, अ ट्रस्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टेस्टेटर मस्ट बी अपॉइंटेड इन द विल टू इंश्योर द टेस्टेटर्स लास्ट विशेज आर कैरिड आउट। मतलब जो भी अपनी जो एसेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर रहा है उसके जो लास्ट विशेज हैं दो शुड बी कैरिड आउट। इसका ध्यान कौन रखेगा? एग्जीक्यूटर रखेगा, हु विल बी अ ट्रस्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेस्टेटर इटसेल्फ। नेक्स्ट इज, अब हम लोग बात कर लेते हैं कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। सो देखिए, कैपिटल गेन टैक्स इज लेविड ऑन द प्रॉफिट और द गेन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ अ कैपिटल एसेट। तो जो भी इंडिविजुअल्स के पास कैपिटल एसेट है उनकी सेल के ऊपर जो भी गेन या फिर प्रॉफिट एक इंडिविजुअल को अर्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके ऊपर जो है वो हम लोग क्या लगाते हैं, कैपिटल गेन टैक्स लगाते हैं। दिस इनकम इज टैक्सेबल इन द ईयर्स ऑफ द एसेट ट्रांसफ़र। मतलब जिस ईयर में जो एसेट है उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसी ईयर में जो है वो इसके ऊपर टैक्स लगेगा। There are 2 types of capital gain tax. First one is short term capital gain tax. अब ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है इट अप्लाइज टू एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर 36 मंथ्स और लेस। मतलब 3 साल या फिर इससे कम टाइम के लिए अगर किसी एसेट को अपने पास रखा गया है तो उसके ऊपर जो है जब उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
इसके अलावा 24 मंथ्स इज द पीरियड फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड 12 मंथ और लेस फॉर सर्टेन एसेट्स लाइक सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड्स। इसी तरह से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, इट इज़ एप्लीकेबल टू एसेट्स हेल्ड फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन दोज ऑफ द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब द गेन और द लॉस ऑन द सेल ऑफ सच एसेट सच एज हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल एंड मस्ट बी रिपोर्टेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, अब जो भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मुझे अपने पेरेंट्स से मिली है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से मिली है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी डू नॉट इनकर कैपिटल गेन टैक्स अंटिल सोल्ड। जब तक उसको बेचा नहीं जाता तब तक उसके ऊपर किसी भी तरह का इनकम टैक्स, ये जो कैपिटल गेन टैक्स है वो नहीं लगाया जाता है। हाउएवर when they are eventually sold capital gain tax becomes applicable। जब उनको बेच दिया जाता है जो कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जब उसको सेल आउट कर दिया जाएगा उसके ऊपर जो है फिर कैपिटल गेन टैक्स लगना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं टैक्स ऑन गिफ्ट्स के बारे में। सो देखिए, गिफ्ट कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉर टैक्सेशन एज फॉलो। मतलब सबसे पहले मॉनिटरी गिफ्ट के बारे में बात करते हैं। एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के अगर एक सम ऑफ मनी रिसीव होती है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मॉनिटरी गिफ्ट। नेक्स्ट इज गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टीज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। मतलब विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड, जो हमारा व्हीकल वगैरह अगर वो दिया जाता है तो गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर उसको माना जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, अगर कोई भी ऐसी मूवेबल एसेट जो कि रिड्यूस्ड प्राइस के ऊपर जो है वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के थ्रू जो है वो रिसीव होता है तो उसको हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू का पार्ट मानेंगे। नेक्स्ट इज गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टीज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, इमूवेबल जैसे लैंड वगैरह हो गई या फिर घर हो गया, हाउस हो गया, फ्लैट हो गया, इनके गिफ्ट को हम लोग गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट मानेंगे। नेक्स्ट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस के ऊपर जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव होती है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर लेस देन स्टैंप वैल्यू। मतलब रिड्यूस्ड प्राइस के यहाँ पे जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव की जाएगी। फॉर मॉनिटरी गिफ्ट्स द टैक्सेशन अप्लाइज इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। फर्स्ट वन इज द सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब बिना कंसिडरेशन के जो मनी रिसीव हो रही है। इसके अलावा द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड्स ₹50,000. So this is how taxation will be applied to the monetary gifts. Now try to answer out this question, guys. Gift is taxable if the aggregate value exceeds 40,000, 50,000, 1 lakh या फिर none of the above. So what should be the right answer for this question? Try to answer out in your comment box. Last session में मैंने आप लोगों से पूछा था, surcharge is calculated on tax income, tax liability, gross total income या फिर none of the above. So right answer for this question will be टैक्स लाइबिलिटी इटसेल्फ। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।